Assalamu alaikum dear friends and students. This is Adil Azaz Ahmed. आज का टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का जितने भी डिटेल था, जितने भी इंफॉर्मेशन है, इस लेक्चर में आप लोगों को समझ आ जाएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया है क्या और माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है। मोस्टली माइटोकॉन्ड्रिया किस लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद है। तो हम स्टार्ट करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, आप सब ने नाम सुना है माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे माइटो, MITO, माइटो का मतलब क्या है? थ्रेड। थ्रेड का मतलब बिल्कुल धागे नमा स्ट्रक्चर, थ्रेड स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे कॉन्ड्रिया का मतलब क्या है? ग्रेनुलर। इस ग्रेनुलर का मतलब क्या है? दानेदार, दानेदार स्ट्रक्चर है। यानी दानेदार का मतलब इस तरह, इसके अंदर इस तरह स्ट्रक्चर्स मौजूद है, दानेदार स्ट्रक्चर है। तो इस नाम से क्लियर हुआ कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो थ्रेड ग्रेनुलर स्ट्रक्चर है, यानी दागे नमा, और उसके अंदर जो दागे नमा स्ट्रक्चर है उसमें कुछ दानेदार स्ट्रक्चर भी मौजूद है। तो सबसे पहले दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था केल्कर और दूसरे का नाम था एल्टमैन नाम था। 1890 में और 1850 में इस लोगों ने इस पर काम किया और इस माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया, इंट्रोड्यूस किया एक ऑर्गेनिक सेल के अंदर। तो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर ऑफ सब सेल भी कहते हैं। पावर ऑफ सब सेल, ये खुद ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है, ठीक है। और इसको हम सेल्फ रिफ्लेक्टिंग ऑर्गेनेली भी कहते हैं और इसको हम एनर्जी जनरेटिंग ऑर्गेनेली भी कहते हैं। पावर ऑफ सब सेल इसलिए कहते हैं कि जितनी भी एनर्जी बन रहा है वो सेल के अंदर बन रहा है। कौन बना रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया बना रहा है। सेल्फ रिफ्लेक्टिंग का मतलब यह है कि उसके अंदर DNA RNA का प्रोसेस ऑलरेडी मौजूद है। वो अपने आप के लिए जो DNA है वो खुद भी बना सकता है और अपने आप को खुद रिफ्लेक्ट भी कर सकता है, इसलिए इसको कहते हैं सेल्फ रिफ्लेक्टिंग। दूसरा एनर्जी जनरेटिंग, यानी इसका मतलब एनर्जी बनाने वाला ऑर्गेनेली है, ठीक है। तो दिमाग में रखे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एनर्जी बनाता है। सिंपल डेफिनेशन क्या है इसका? सिंपल डेफिनेशन ये है, माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेन, यानी माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये डबल मेम्ब्रेन, इसके ऊपर डबल मेम्ब्रेन मौजूद है, ऑर्गेनेली है, विच आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। ये जो मौजूद है यूकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं, यहाँ भी स्टूडेंट कंफ्यूज होता है प्रोकैरियोटिक सेल कौन सा है। आप लोगों ने पढ़ा है प्रोकैरियोटिक के अंदर न्यूक्लियस नहीं है, जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली नहीं है, और इस यूकैरियोटिक में तमाम की तमाम ऑर्गेनेलीज मौजूद है, न्यूक्लियस मौजूद है। तो ये सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में मौजूद है, ओके। एंड प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी जो प्ले रोल अदा कर रहे हैं वो सेलुलर रेस्पिरेशन में, यानी ये क्या बनाता है? एनर्जी बनाता है सेल के लिए। दूसरा, नंबर कितना होगा, एक सेल में कितनी माइटोकॉन्ड्रिया होना चाहिए। एक सेल में 100 माइटोकॉन्ड्रिया भी हो सकता है, एक सेल में 1000 माइटोकॉन्ड्रिया भी हो सकता है, एक सेल में 5000 माइटोकॉन्ड्रिया भी हो सकता है। डिपेंड कर रहा है सेल पर कि सेल कितना काम कर रहा है। जो सेल ज्यादा काम कर रहा है उस सेल में ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होगा, जो सेल कम काम कर रहा है उसमें कम माइटोकॉन्ड्रिया होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसा हार्ट, दिल का जो सेल है, ठीक है, वो दिल में दिल की जो मसल्स है उसके अंदर सेल्स मौजूद है, उस सेल्स में कितनी माइटोकॉन्ड्रिया होगा? उसमें ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होगा क्योंकि वो ज्यादा काम कर रहा है, ठीक है। और यहां साइज कितना होगा? एक स्पेसिफिक जो साइज है वो 0.2 नैनोमीटर साइज होगा। और कंपोजिशन, ये माइटोकॉन्ड्रिया बना हुआ किस से? इसका कंपोजिशन क्या है, इसका बनावट क्या है? इसमें प्रोटीन है 1, इसमें लिपिड है 2, इसमें न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड का मतलब क्या है? DNA RNA को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लिक एसिड भी कह सकते हैं, ठीक है। इसका कंपोजिशन 4 चीजों से, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड मींस RNA DNA से बना हुआ है। ये भी क्लियर हुआ। हम आएंगे स्ट्रक्चर की तरफ। ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है, क्लियर। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये डबल मेम्ब्रेन है। देखिए आउटर मेम्ब्रेन, इस आउटर मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? इस आउटर मेम्ब्रेन को हम आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। ये आउटर मेम्ब्रेन है। और यहाँ पे जो दूसरा मेम्ब्रेन है जो फ्लूइड भी हुआ है उसको हम इनर मेम्ब्रेन कहते हैं, क्लियर। और एक और चीज है, इस आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस है उसको हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। इस देखो ये मेम्ब्रेन के दरमियान एक मेम्ब्रेन ये है जो फ्लूइड हुआ है, देखिए ये मेम्ब्रेन आ रहा है,
फ्लोरिड हुआ है, ठीक है। और ये आउटर मेम्ब्रेन, इस दरमियान में जो फासला, इस फासले को क्या कहते हैं, इस फासले को इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। ये भी क्लियर हुआ। यहाँ पे एक खाली जो फ्लूइड मौजूद होते हैं, यहाँ पे जो खाली जगह है, उस खाली जगह को हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स के अंदर क्या चीज मौजूद होते हैं, फ्लूइड मौजूद है। फ्लूइड का मतलब क्या है, यानी उसमें मिक्स चीजें मौजूद होता है। इसमें डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकता है, लिपिड्स भी हो सकता है, एंजाइम भी हो सकता है, ठीक है, एंजाइम भी हो सकता है, एटसेट्रा, एंजाइम भी आ सकता है। और यहाँ पे एक और चीज है, ठीक है, ये इनर मेम्ब्रेन जो आ रहा है, इनर मेम्ब्रेन आ रहा है, यहाँ पे इस तरह फ्लोट हुआ है, ठीक है, फ्लोटेड हुआ है, गोलाइया है। इस गोलाई को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। लेकिन इस क्रिस्टी के साथ एक नया चीज एफ पार्टिकल्स भी मौजूद होता है। इस एफ पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, ये एफ पार्टिकल्स है। ये एफ पार्टिकल्स का काम क्या है, इसको हम ऑक्सीसोम्स भी कहते हैं। एफ पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीसोम्स भी कहते हैं, ठीक है। ये ऑक्सीसोम्स का काम क्या है, ये F1 पार्टिकल का काम ये है एटीपी सिंथेसिस करना, ठीक है, यानी एटीपी बनाना। अब एटीपी क्या है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो हम कहते हैं, सिल्क एनर्जी को हम क्या कहते हैं, एटीपी भी कहते हैं। तो ये पार्टिकल जो है वो ऑक्सीसोम है और एटीपी सिंथेसिस कर रहा है। यहाँ तक ये चीज भी क्लियर हुआ। और यहाँ पे राइबोसोम्स भी मौजूद होते हैं। इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम्स भी मौजूद होते हैं। और राइबोसोम्स कितना होगा, वो 70S होगा। जिस सब बैक्टीरिया के अंदर जो राइबोसोम्स मौजूद है वो 70S है। इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी राइबोसोम्स, एक और भी जो ऑर्गेनेली है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी जो राइबोसोम्स मौजूद है वो कितने हैं, 70S राइबोसोम्स मौजूद है। और यहाँ पे डीएनए भी मौजूद है, ठीक है, डीएनए भी मौजूद है इसके अंदर। ये सिंपल स्ट्रक्चर का एक और लफ्ज है माइटोप्लास्ट। माइटोप्लास्ट का मतलब क्या है, when outer membrane is removed from mitochondria, जब माइटोकॉन्ड्रिया से ऊपर वाले जो मेम्ब्रेन है अगर वो खत्म हो जाए, एक बार फिर सुन ले, माइटोप्लास्ट का मतलब यह है कि जब माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर जो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है, अगर वो खत्म हो जाए उसको हम क्या कहते हैं, माइटोप्लास्ट फिर कहते हैं। फिर माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, माइटोप्लास्ट कहते हैं। यहां तक इसमें एक और भी है, सेमी ऑटोसोम्स कहते हैं। सेमी ऑटोसोम्स हम क्लोरोप्लास्ट के भी कहते हैं और इसको भी कहते हैं। सेमी ऑटोसोम्स का मतलब ये है कि जो उसके अंदर सिस्टम है वो तमाम के तमाम सिस्टम मौजूद है। क्लोरोप्लास्ट में भी राइबोसोम्स, डीएनए ऑलरेडी मौजूद होते हैं और इस माइटोकॉन्ड्रिया के भी तमाम के तमाम जो सिस्टम है वो इसके अंदर मौजूद होते हैं। अब आ रहा है फंक्शन की तरफ, सेल्यूलर रेस्पिरेशन का काम कर रहा है। अब इस सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या है, द ब्रेकडाउन ऑफ फूड into simple substances and release energy। सिंपल, जब फूड को ब्रेक डाउन करना बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज एनर्जी, यानी द फॉर्म ऑफ एनर्जी जो रिलीज हो रहा है एटीपी की फॉर्म में, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। एक बार फिर सुन ले, जब फूड ब्रेक डाउन हो जाए बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के जरिए से उस टाइम उससे एनर्जी रिलीज हो जाए, वो कौन करता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज बन गया, ग्लूकोज आकर यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंच गया, ठीक है, ये अलग प्रोसेस है। हम इसको इलेक्ट्रॉन चेन ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन हो रहा है, वो आ रहा है, तीसरे चैप्टर में आ रहे हैं, हम कंप्लीट पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना किस चीज में, एडीपी या एटीपी, और उससे कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर रिलीज होता है और वहां पे एटीपी भी निकल जाता है, एटीपी भी निकल जाते हैं। ये था सेल्यूलर रेस्पिरेशन। एक और मैंने लिखा एरोबिक इनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन वो है जिसमें ऑक्सीजन, द ब्रेकडाउन ऑफ फूड बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, उसको हम एरोबिक कहते हैं। इनएरोबिक वो है द ब्रेकडाउन ऑफ फूड विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन हिस्सा नहीं ले रहा है उसको। आई होप आप लोगों को समझ आए। एक बार फिर थोड़ा सा मैं आ रहा हूं, ये माइटोकॉन्ड्रिया थ्रेड स्ट्रक्चर है, ग्रेनुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसको पावर हाउस भी कहते हैं क्योंकि एनर्जी बना रहा है। सेल्फ रिफ्लेक्टिंग ऑर्गेनेली भी कहते हैं क्योंकि इसमें क्या है, यानी सेल्फ रिफ्लेक्टिंग इसलिए कहते हैं कि वो अपना सिस्टम ऑलरेडी इसके अंदर मौजूद है, एनर्जी जनरेटिंग भी है। आई होप आप लोगों को समझ आया हुआ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के लिए
ہمارے ساتھ رہیں، ہم کو دعاؤں میں یاد رکھیں، خوش رہیں، خود بھی خوش رہیں، دوسروں کو بھی خوش رکھا کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اللہ حافظ۔